हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है, गेहूँ के बीज उत्पादन की विस्तृत विवेचना कीजिए। गेहूँ का बीज उत्पादन करने के लिए शुद्ध तरीके से विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं गेहूँ का बता रहा हूँ। आप लोगों से चावल का पूछ सकता है, मक्का का पूछ सकता है, सूरजमुखी का पूछ सकता है, तो किसी भी क्रॉप का पूछ सकता है। तो आप लोगों ने रबी क्रॉप में पढ़ा है, खरीफ क्रॉप में जो फसल पढ़ा है उन्हीं में से किसी में से पूछेगा। और जैसे आप लोग उसमें लिखते हैं वैसे ही इसमें भी लिखना है, बस थोड़ा सा अलग लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गेहूं के बीज उत्पादन की विस्तृत विवेचना कीजिए। सीड प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट क्रॉप। ठीक है, गेहूं फसल के बीज उत्पादन की विस्तृत विवेचना की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे बीज स्रोत। ठीक है, सीड सोर्स, बीज स्रोत मतलब बीज हम लोग कहाँ से लेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो आधार बीज तैयार करने के लिए प्रजनक या आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए आधार बीज किसी प्रमाणीकरण संस्था के मान्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है। क्या बोल रहा है कि आधार बीज तैयार करने के लिए प्रजनक या आधार बीज और प्रमाणित बीज तैयार करने के लिए आधार बीज किसी प्रमाणीकरण संस्था के मान्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है गेहूं के बीज उत्पादन के लिए। ठीक है, नहीं समझे फिर से सुनिएगा। बोल रहा है यदि आपको आधार बीज तैयार करना है तो उसके लिए प्रजनक बीज चाहिए या आधार बीज चाहिए, और यदि आपको प्रमाणित बीज तैयार करना है तो उसके लिए आपको आधार बीज चाहिए, वो भी किसी प्रमाणीकरण संस्था के मान्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो। बोने से पहले थैली पर लगे लेबल आदि से बीज की कौन सी किस्म है और शुद्धता को जांच कर लेनी चाहिए, और उसका जो लेबल लगा उसको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, लेबल का यूज क्या होता है मैं आप लोगों को अभी उसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसके लेबल पर लिखा है कि इसका जर्मिनेशन परसेंट कितना है, 95% इसका जर्मिनेशन परसेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपका 80% जामा मतलब सॉरी 80% जर्मिनेशन हुआ, तो आप इस जो उसका लेबल है उसको ले जाकर कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केस करेंगे, आपका जो भी खर्चा होगा वो सब आपको केस जीतने के बाद कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, इसलिए लेबल को रखा जाता है। लेबल पे यदि दिया गया जर्मिनेशन परसेंट 95% 80% हुआ तो भी आप लेकर जा सकते हैं। आपने बुआई की, उसका उत्पादन जितना लिखा उतना उत्पादन नहीं हुआ तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो बोल रहा है बीज स्रोत, सीड स्रोत, हमें बीज कहाँ से लेना है। तो यदि हमें आधार बीज को तैयार करना है तो प्रजनक बीज या आधार बीज लेंगे, और यदि प्रमाणित बीज तैयार करना है तो उसके लिए आधार बीज किसी प्रमाणीकरण संस्था के मान्य स्रोत से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोने से पहले थैले पर लगे जो भी लेबल है उसमें किस्म की शुद्धता की जांच कर लेंगे, और लेबल को हम लोग क्या करेंगे, संभाल कर रखेंगे। बीज का चयन करने के बाद अब खेत का चयन करेंगे। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए खेत का चयन करेंगे। तो गेहूं के बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत चुना जाना चाहिए जिसमें पिछले मौसम में गेहूं न बोया गया हो। ठीक है, हम लोग ये जो बीज उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग ये सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप नहीं पढ़ रहे हैं कि चाहे जैसे कर देंगे। इसमें पूरी साफ सफाई से, शुद्धता से हम लोग बीज का उत्पादन करेंगे। उसमें हम लोग खाने के लिए यूज करते थे, इसमें हम लोग बुआई के लिए यूज करेंगे। इसकी वजह से हम लोग साफ सफाई से यूज करेंगे। ठीक है, तो खेत का चयन करेंगे। तो खेत गेहूं के बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत चुना जाना चाहिए जिसमें पिछले मौसम में गेहूं न बोया गया हो। यदि गेहूं की वही किस्म बोई गई थी और बीज की आनुवांशिक शुद्धता प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप थी तो व्यवस्थावश ऐसा खेत चुना जा सकता है। क्या बोल रहा है, यदि मान लीजिए कि आपके पास दूसरा खेत नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास 10 बिस्सा खेत है और आपने पिछली साल इसी में 10 बिस्सा कल्याण सोना वैरायटी की गेहूं लगाई थी, जिसकी जो आनुवांशिक शुद्धता दी गई थी लेवल पर उसके अनुरूप थी, उस मानक के अनुरूप थी, तो आप व्यवस्थापूर्व इसमें फिर से उसी वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, अन्यथा उसमें नहीं कर सकते। तो आप लोग लिखेंगे कि गेहूं के बीज उत्पादन के लिए ऐसा खेत चुना जाना चाहिए जिसमें पिछले मौसम में गेहूं न बोया गया हो। यदि गेहूं की वही किस्म बोई गई थी और बीज की आनुवांशिक शुद्धता प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप थी तो व्यवस्था बस ऐसा खेत चुना जा सकता है। ठीक है, खेत की मृदा उर्वर होनी चाहिए, दोमट हो तथा उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। तो गेहूं की खेती के लिए
उर्वरता मिट्टी होनी चाहिए, उसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी। तो गेहूं एक स्वपरागित फसल है। क्या है? स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसीलिए अन्य खेतों से बीज की पृथक्करण दूरी कम से कम 3 मीटर रखी जाती है। ठीक है, कम से कम 3 मीटर रखना पर्याप्त होता है। गेहूं एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए अन्य खेतों से बीज खेत की पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखना पर्याप्त है। लेकिन अनावृत कंड रोग से बचाव के लिए, इसमें एक अनावृत कंडवा रोग लगता है, उसके बचाव के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी जो है वह 150 मीटर रखी जाती है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार इतना अच्छे से बस समझा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% एक आएगा, आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पृथक्करण दूरी हम लोग कितना रखेंगे? गेहूं एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए इसमें अन्य खेतों से बीज की खेत की दूरी अन्य खेत से बीज की खेत की पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखेंगे। लेकिन अनावृत कंडवा रोग से बचाव के लिए न्यूनतम दूरी 150 मीटर तक रखी जाती है। अब देखेंगे बुआई। क्या देखेंगे? बुआई। तो फसल की बुआई के लिए भूमि भुरभुरी व समतल हो। कैसी हो? भूमि भुरभुरी और समतल हो, उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। इसके लिए पिछली साल या पिछली फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को लैंड प्रिपरेशन में कल बताया था। तो फसल की बुआई के लिए भूमि भुरभुरी और समतल होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए, जिसके लिए फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए। बुआई से 7 से 10 दिन पहले खेत की सिंचाई करके फिर जुताई करके खेत को तैयार करना चाहिए। क्या बोला? बुआई से 10 दिन पहले हम खेत की सिंचाई करेंगे, फिर उसकी जुताई करके खेत को तैयार करेंगे। बीज फसल को दीमक से बचाने के लिए बुआई से पहले खेत की जुताई करते समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से BHC खेत में मिला देना चाहिए। यदि बीज उपचारित न हो तो उसमें 0.2% वीटावेक्स से उपचारित करना चाहिए। क्या बोला? यदि बीज जो है वह उपचारित न हो तो उसमें 0.25% वीटावेक्स से उपचारित कर देना चाहिए। आगे देखते हैं बीज दर। तो बीज दर 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व बुआई के समय सामान्य किस्मों के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा तथा देर से बोई जाने वाली किस्मों के लिए नवंबर का दूसरा पखवाड़ा उपयुक्त होता है। तो बीज दर क्या बोला है? यदि हम लोग को सामान्य वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो नवंबर का पहला पखवाड़ा, और यदि देर से बुआई कर रहे हैं तो नवंबर का दूसरा पखवाड़ा उपयुक्त होता है। बीज की पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर की दूरी तथा 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बीज को पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और गहराई में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के बाद खेत में पाटा लगाना आवश्यक होता है, पाटा लगा देना चाहिए। बुआई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्रों की अच्छी तरह सफाई कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उनमें पहले से बीज व कीट आदि न हो सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को पहले बताया कि हम लोग बीज का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ सफाई करेंगे। तो उसमें जिस ट्रैक्टर से हम लोग जुताई करेंगे, उसकी जो मान लीजिए कोई हल है, उस हल की अच्छी तरह से हम लोग सफाई कर लेंगे कि उसमें पुराना पहले से कोई बीज न हो। ठीक है, अब देखेंगे उर्वरक। तो अच्छी बीज फसल प्राप्त करने के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए अच्छी बीज फसल प्राप्त करने के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर ये मात्राएं कम भी की जा सकती हैं। ठीक है, यदि खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे तो ये मात्राएं कम भी की जा सकती हैं। फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा व नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले खेत की तैयारी करते समय नाइट्रोजन की शेष मात्रा पहली और दूसरी सिंचाई के समय आधी आधी बांट कर दी जाती है। क्या बोल रहा है कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले खेत की तैयारी करते समय खेत में डाल देना चाहिए, और जो शेष नाइट्रोजन बचा है उसकी मात्रा पहली और दूसरी सिंचाई के समय आधी आधी बांट कर दे देनी चाहिए। दाना पड़ते समय यूरिया के 2.5% के घोल का छिड़काव करने से दाने का विकास अच्छा होता है। क्या बोला? दाना पड़ते समय यूरिया के 2.5% की घोल का छिड़काव करने से दाने का विकास जो होता है वह अच्छा होता है। ठीक है, तो यह हो गया उर्वरक। आगे देखेंगे सिंचाई। क्या देखेंगे? सिंचाई। तो कल मैंने बताया थी सिंचाई भी गेहूँ में 4 से 6 सिंचाई की जाती है। तो हम लोग बीज उत्पादन कर, इसलिए हम 6 सिंचाई करेंगे। कब से कब करनी ये भी मैंने कल बताया था, आज भी बता देता हूँ।
तो बीज फसल में प्रायः 6 सिंचाइयाँ दी जाती है। पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनना शुरू होने के समय बुआई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी कल्ले फूटते समय बुआई के 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर बुआई के 70 से 75 दिन बाद, चौथी सिंचाई फूल आने के समय बुआई के 90 से 95 दिन के बाद, पांचवी सिंचाई दूध पड़ने के समय बुआई के 110 से 115 दिन बाद और छठवीं सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिन बाद दाने सख्त होने पर करना चाहिए। क्या बोल रहा है, गेहूं की सिंचाई, गेहूं में कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें पहली सिंचाई क्या मुख्य जड़ बनते समय लगभग 20 से 25 दिन के बाद, दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय बुआई के 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर बुआई के 70 से 75 दिन बाद, चौथी सिंचाई फूल आने के समय बुआई के 90 से 95 दिन के बाद, पांचवी सिंचाई दूध पड़ने की अवस्था में बुआई के 110 से 115 दिन के बाद और छठवीं सिंचाई बुआई के 120 से 25 दिन बाद दाने सख्त होने पर करनी चाहिए। किसी सिंचाई के समय पर वर्षा हो जाने से वह सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि मान लीजिए हमें तीसरी सिंचाई करनी, उस टाइम वर्षा हो गई तो हमें वह सिंचाई नहीं करनी चाहिए। वैसे सिंचाई की संख्या भूमि की किस्म पर भी निर्भर करती है। बलुई भूमि में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। दाने पड़ने के बाद की सिंचाई में यह ध्यान रखा जाता है कि तेज हवा न चले, ठीक है। दाने पड़ जाता है जब, तो उस समय सिंचाई करते रहते यह ध्यान रखा जाता है कि हवा तेज न चले, नहीं तो यदि हवा तेज चलता है तो गेहूँ जो होता है, कोई भी फसल होता है, वह गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्या क्या सिंचाई देखा हमने, उससे पहले मैंने देखा उर्वरक, उसके पहले बुआई, पृथक दूरी, खेत का चयन, बीज स्रोत। आगे देखेंगे हम लोग फसल सुरक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट 7वां पॉइंट, फसल सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन। तो फसल की सुरक्षा खरपतवार से कैसे करेंगे, तो बीज फसल में उगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D की उचित मात्रा की 0.5 किलोग्राम 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़कनी चाहिए। फेलेरिस माइनर घास गेहूं के साथ अंकुरित होता है, ठीक है। जो फेलेरिस माइनर होता है, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, यह क्या होता है, यह गेहूं के साथ अंकुरित होता है और इसे बाली आने से पहले पहचानना कठिन होता है। अतः इसकी रोकथाम के लिए गेहूं की बुआई के बाद 1 माह बाद आइसोप्रोट्यूरान 75 WP का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है खरपतवार नियंत्रण। तो बीज फसल में उगी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का यूज करेंगे और प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिन बाद, ठीक है। फेलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए क्या यूज करेंगे, आइसोप्रोट्यूरान करेंगे बुआई के 1 महीने के बाद। तो उम्मीद करते हैं अभी यहाँ तक आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण तक समझ में आया होगा। आगे देखेंगे रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। तो बीज फसल को काली व भूरी गिरुई तथा झुलसा रोग से बचाने के लिए जिनेब या मिनेब कवकनाशक के 3 से 4 छिड़काव 2 किलोग्राम को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए, ठीक है। गेहूं में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो गिरुई तथा झुलसा रोग लगते हैं। इनसे बचाने के लिए जिन्हें डाइथेन Z78 या मिनेब डाइथेन M45 कवकनाशक के 3 से 4 छिड़काव 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। पहला छिड़काव रोग दिखाई देने पर या फरवरी के पहले सप्ताह में और फिर 15 दिन के अंतर पर करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला छिड़काव दिखाई देने पर या फरवरी के पहले सप्ताह में और फिर 15 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। दूसरे या तीसरे छिड़काव के समय 2-3% की दर से यूरिया मिला देने से झुलसा रोग की समुचित रोकथाम हो जाती है, ठीक है। 2-3% की दर से यूरिया मिला देने से झुलसा रोग की समुचित रोकथाम हो जाती है। तो यह था रोग नियंत्रण। हम लोगों ने रोग नियंत्रण देखा, वीड नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण देखा। देखें कीट नियंत्रण, ठीक है। तो कीड़ों से बचाव के लिए 1 से 1.25 लीटर थायोडान या 750 मिलीलीटर इकालेक्स या 500 मिलीग्राम फालिथियान प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना आवश्यक होता है, ठीक है। कीड़ों से बचाव के लिए 1 से 1.25 लीटर थायोडान, 750 मिलीलीटर इकालेक्स या 500 मिलीलीटर फालिथियान प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है। चूहों से बचाव के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 0.5 ग्राम की एक गोली प्रति बिल या कुमारीन मिलाकर बनाई गई गोलियां डालनी चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि चूहों से नियंत्रण के लिए
1 गोली कुमारीन मिलाकर बनाई गई गोलियां डालनी चाहिए। इन्हें बनाने के लिए 1 भाग कुमारीन, 19 भाग आटा, 1 भाग सीसा तथा 1 भाग सरसों का तेल मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो खाने आएगा और खाकर मर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कीट नियंत्रण समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अवांछनीय पौधों को निकालना। ठीक है, तो जैसे हम गेहूं की बुआई करेंगे तो उसमें कुछ अन्य पौधे भी आ जाते हैं, तो उसी को बोल रहा है, दूसरे किस्म के पौधे को निकालना। तो सभी भिन्न पौधे या दूसरी किस्म अन्य फसलों व खरपतवारों व कंडुआग्रस्त पौधों को उनमें बाली निकालने के समय पहचान कर निकाला जाता है, जिसे रोगिंग भी कह सकते हैं। पौधे को जड़ सहित निकाला जाता है। क्या बोल रहा है कि हेडिंग है अवांछनीय पौधों को निकालना, मतलब सभी भिन्न पौधे, जो भी भिन्न पौधे हैं उसमें बीज के लिए जो हम लोग गेहूँ तैयार कर रहे हैं उसमें कोई भी यदि भिन्न पौधा है या दूसरी प्रजाति का है या अन्य किसी फसल का पौधा है या कंडुआग्रस्त पौधा है तो उनमें बाली निकालने के समय पहचान कर निकाला जाता है। पौधों को जड़ सहित निकाला जाता है और कंडुआग्रस्त पौधे की बालियों पर पहले लिफाफा ढककर लिफाफे के निचले हिस्से को मुट्ठी से बंद करके उसके बाद उखाड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सफाई रखी जा रही है। कंडुआग्रस्त पौधे की बालियों को पहले लिफाफा से ढक दिया जाता है, फिर लिफाफे के निचले हिस्से को मुट्ठी से बंद करने के बाद उखाड़ना चाहिए, जिससे उखाड़ते समय बीजाणु जो उसके स्पोर हैं, अंडे हैं, वह खेत में न गिरे, उसके बीज खेत में न गिरे। बाद में उन्हें कड्डों दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। शेष बच रहे पौधे को पकने के समय दोबारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यह था अवांछनीय पौधों को निकालना। अब देखेंगे कटाई, हार्वेस्टिंग। तो बीज फसल की कटाई के समय बीज में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीज फसल की हम लोग जब कटाई कर रहे हैं तो उस समय उसमें नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः कटाई से पहले नमी की जांच कर लेनी चाहिए। कटाई की प्रमाणीकरण रिपोर्ट मिलने पर शुरू की जाती है। कटाई को प्रमाणीकरण रिपोर्ट मिलने पर शुरू कर दी जाती है। अगर बीज फसल का कोई खेत या खेत का कोई भाग प्रमाणित नहीं होने का पता हो तो उसे अलग रखा जाता है। तो यह होगा कटाई। आगे देखेंगे गहाई या थ्रेसिंग भी जिसे कहते हैं। तो बीज फसल की विभिन्न किस्मों की गहाई अलग खलिहान में करनी चाहिए, मतलब जहाँ पे उसकी कटाई हुई वहाँ पर उसकी गहाई नहीं करनी चाहिए, अलग स्थान पर करनी चाहिए, जिससे अपमिश्रण न होने पाए। गहाई के लिए बीज में नमी की मात्रा 14% से कम होने पर करनी चाहिए। गहाई से पहले गहाई यंत्र जो भी थ्रेसर उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, जिससे उसमें पहले की गहाई की गई किस्म के दाने न रह गए हों। ठीक है, आगे देखेंगे संसाधन। कटाई व गहाई के बाद बीज को अच्छी तरह सुखाकर साफ कर लेना चाहिए। बीज भरने में प्रयुक्त होने वाले बोरों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कटाई व गहाई के बाद बीज को अच्छी तरह सुखाकर साफ कर लेना चाहिए। बीज भरने में प्रयुक्त होने वाले बोरों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और उन्हें 3% DDT के घोल में डुबोकर सुखा लेना चाहिए। यदि बीज ड्रमों में रखना हो तो उनमें सल्फास की 2 टिकिया प्रति 1.5 घन मीटर की दर से रखना चाहिए। बोरों या ड्रमों पर गेहूं की किस्म लिख देनी चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया क्या, संसाधन। आगे देखेंगे अगली हंडी है भंडारण। तो बीज भंडारण के लिए गोदाम जो है वह ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, जिसका फर्श कंक्रीट का बना हो, दीवारों में दरारें न हो, क्योंकि यदि दरार रहेगी तो उसमें कीड़े और कुछ डिजीज भी छिप सकते हैं। ठीक है, वह नमी से सुरक्षित व स्वच्छ होना चाहिए। बोरों को लकड़ी के लट्ठों पर अलग अलग रखना चाहिए, जिससे एक ढेर से दूसरे ढेर की दूरी कम से कम आधा मीटर हो। इसके बाद 15-15 दिन के अंतराल पर गोदाम का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कोई कीड़े दिखाई पड़े तो सेल्फास का धूमन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, गेहूं का एक शुद्ध बीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने गेहूं का बताया, आप लोगों से मक्का का पूछ सकता है, ठीक है, चावल का पूछ सकता है, सूरजमुखी का पूछ सकता है, किसी भी क्रॉप का पूछ सकता है। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, उसमें जो जो पॉइंट हो वैसे लिखना है। भंडारण सेम ही लगभग रहेगा, संसाधन भी लगभग सेम ही रहेगा, गहाई भी सेम रहेगा। एक कटाई के लिए सब में 15% नमी की आवश्यकता होगी, बस जैसे कटाई करना है उसको लिखेंगे आप लोग। अवांछनीय पौधों को निकालना सभी में सेम रहेगा। कीट नियंत्रण सब में अलग अलग लगता है तो अलग अलग यूज करना पड़ेगा। और खरपतवार नियंत्रण भी जिसमें चौड़ी पत्ती वाला लगेगा उसमें 240 का यूज कर देंगे। सबसे पहला आप लोगों को पॉइंट याद रखना है बीज स्रोत, दूसरा पॉइंट खेत का चयन, तीसरा पॉइंट पृथक्करण दूरी, चौथा पॉइंट बुआई, पांचवा पॉइंट उर्वरक, छठवां पॉइंट सिंचाई, सातवां पॉइंट फसल सुरक्षा। सिर्फ इतना आप लोग याद रखेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो भी आप लोगों का 20 मिनट के लगभग का हो गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है बीज संसाधन के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बीज संसाधन के विभिन्न जो चरण, विभिन्न स्टेप है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो किसी बीज खेप को संसाधन के लिए स्वीकार करने से पहले उसका बीज नमूना प्राप्त कर प्रयोगशाला में उसकी शुद्धता, नमी की मात्रा व जीवन क्षमता के लिए अच्छी तरह परीक्षण करके यह देखा जाता है कि वह निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, तो बीज संसाधन में हम लोग देख रहे हैं कि उसकी स्टेप कौन कौन से। तो क्या बोल रहा है, किसी बीज खेप मतलब बीज का जो ढेर है, ठीक है, ढेर जो भरा गया बोरे में, ड्रम में, उसको बोला है। तो किसी बीज खेप को संसाधन के लिए स्वीकार करने से पहले उस बीज का नमूना प्राप्त करके प्रयोगशाला में उसकी शुद्धता के लिए, नमी की मात्रा के लिए, जीवन क्षमता के लिए अच्छी तरह परीक्षण करके यह देखा जाता है कि वह बीज जो है निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। बीज खेप को तौलकर रजिस्टर में बीज के पूरे ब्यौरे सहित अंकित कर लिया जाता है। यदि नमी 10% से अधिक होती है तो बीज खेप को तुरंत सुखाने की व्यवस्था दी जाती है। यदि नमी का जो प्रतिशत है वह 10% से अधिक होता है तो तुरंत बीज को सुखाने की आवश्यकता दी जाती है। ठीक है, तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट, संसाधन इकाई में बीज की प्राप्ति कैसे करेंगे। ठीक है, या पहला स्टेप इसे कहते हैं। पहला स्टेप है कि हम लोग क्या करेंगे, बीज खेप को संसाधन के लिए स्वीकार करने से पहले, बीज के ढेर को संसाधन के लिए स्वीकार करने से पहले उस बीज का नमूना प्राप्त करके प्रयोगशाला में उसकी शुद्धता, नमी की मात्रा, जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए भेज देंगे कि वह जो बीज है वह प्रमाणीकरण मानकों के निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। बीज ढेर को तोड़कर रजिस्टर में पूरे बीज के ब्यौरे के सहित अंकित कर लेंगे। यदि नमी 10% से कम होगी तो बीज को तुरंत, 10% से अधिक होगी तो बीज को तुरंत सुखाने की व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है अनुकूलन, कंडीशनिंग। ठीक है, तो यह बहुत मुख्य स्टेप होता है। तो फसल की कटाई के बाद अधिकांश फसलों का बीज ऐसी स्थिति में नहीं होता कि उसको सीधे संसाधित किया जा सके। जैसे देखेंगे आप लोग, कुछ लोग गेहूँ को 20% नमी पर काट लेते हैं, उसके लिए तुरंत बाद उसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत उसको संसाधित नहीं कर सकते, इसलिए उसको सुखाना पड़ेगा। यही सब बोल रहा है कि फसल की कटाई के बाद अधिकांश फसलों का बीज ऐसी स्थिति में नहीं होता कि उसको सीधे संसाधित किया जा सके। जैसे हमारा मक्का हो गया, मक्का कटाई के बाद देखेंगे उस पर क्या लगा होता है, छिलका लगा होता है। मूंगफली पे छिलका लगा होता है। तो इस टाइप का जो क्रॉप उसको बोला भी, आगे देखिएगा आप लोग। तो फसल की कटाई के बाद अधिकांश फसलों का बीज ऐसी स्थिति में नहीं होता कि उसको सीधे संसाधित किया जा सके। इसके लिए बीज को ऐसे रूप में लाना होता है जिससे वह बीज संसाधन की श्रृंखला में एक दूसरे सोपान तक उत्थापकों तथा संवाहकों द्वारा सहजतापूर्वक प्रवाहित हो सके। कहने का मतलब यह है कि बीज के ऊपर जो छिलका उनका सब होता है, जैसे मान लीजिए मक्का है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर छिलका लगा होता है। ठीक है, और कुछ घास भी इसके ऊपर लगे होते हैं। जैसे कपास हो गया, कपास के ऊपर से रेशा हटाना पड़ता है। अरंडी में फली को तोड़कर बीज निकालना पड़ता है, यही सब होता है। तो यही बोल रहा है कि इस प्रकार से हमें बीज को लाना होता है जिससे वह बीज संसाधन की श्रृंखला में एक दूसरे सोपान तक उत्थापकों तथा संवाहकों द्वारा सहजतापूर्वक प्रवाहित हो सके। इस सोपान में घास पात के बड़े टुकड़ों, तने के टुकड़ों, पत्तियों, अनगही बालियों, फलियों व दाने लगे भुट्टों को हटाया जाता है तथा कभी कभी बीज की परत को चटकाने का भी कार्य किया जाता है। कुछ रेशे वाली फसलों जैसे कपास में रेशा हटाना पड़ता है, अरंडी में फलियों को तोड़कर बीज निकालना पड़ता है, तो मूंगफली में छिलका उतारकर बीज निकालने होते हैं। बीज संसाधन के पूर्व की जाने वाली इन सभी क्रियाओं को बीज अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, बीज संसाधन के पहले की जाने वाली इन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, बीज अनुकूलन कहा जाता है, सीड कंडीशनिंग बोला जाता है। इस प्रकार बीज अनुकूलन की क्रिया अलग अलग फसलों में अलग अलग ढंग से होती है और इस कार्य में विभिन्न मशीनें काम में लाई जाती है, जैसे छनाई की मशीन, रेशा हटाने वाली मशीन, छिलका उतारने वाली मशीन, खुरचने वाली मशीन, मक्का के दाने को निकालने की मशीन आदि मशीनें आती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या, अनुकूलन, कंडीशनिंग। क्या बोला कि फसल की कटाई के बाद अधिकांश फसल के बीज ऐसी स्थिति में होते हैं जिनको हम सीधे संसाधित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उस बीज को ऐसे रूप में लाना होगा जिससे कि वह संसाधन की श्रृंखला में एक दूसरे सोपान तक उत्थापकों तथा संवाहकों द्वारा सहजतापूर्वक से प्रभावित हो सके। इसके लिए हम अनेक मशीनों का यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि छनाई की मशीन, रेशा हटाने की मशीन,
छिलका उतारने की मशीन, खुरचने की मशीन, मक्का का दाना निकालने की मशीन आदि मशीन यूज की जाती हैं। अब पहली पॉइंट देखेंगे छनाई की मशीन, ठीक है, छनाई मशीन, स्कैपलर बोलते हैं इसे, स्कैल्पर बोलते हैं। तो यह मशीन वास्तव में एक छनाई की मशीन है। यह बीज में मिले उन पदार्थों को बीज से अलग करती है जो बीज के आकार से बड़े अथवा छोटे होते हैं। इस मशीन में प्राय 2 चालनियाँ होती हैं। ऊपर वाली चालनी जो बीज धानी के ठीक नीचे लगी होती है, छिद्र के आकार से बड़े होते हैं, ठीक है, छिद्र बीज के आकार से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसमें से बीज तो नीचे निकल जाता है परंतु उसके बड़े आकार वाले बीजाती पदार्थ ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। नीचे वाली चलनी से बीज से छोटे आकार के पदार्थ नीचे निकल जाते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को निकल जाने से बीज के संसाधन संयंत्र में बहने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। बीज सुखाने में कम लागत आती है तथा भंडारण में स्थान की बचत होती है। कुछ मशीनें छनाई, सफाई व छटाई एक साथ करती हैं, ठीक है। कुछ मशीन ऐसी होती है जो छनाई, सफाई व छटाई एक ही साथ कर देती हैं। तो हम लोगों ने देखा स्कैल्पर, छनाई की मशीन, यह क्या, इसमें 2 जालियां लगी होती हैं, एक जाली ऊपर लगी होती है, एक जाली नीचे लगी होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए समझिएगा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए यह मशीन है, ठीक है, इसमें एक जाली ऐसे ऊपर लगी रहेगी और एक जाली नीचे लगी रहेगी। ऊपर का जो जाली रहेगा इसमें इतना बड़ा छिद्र होगा, जैसे मान लीजिए कि बीज जो है इतना बड़ा, ठीक है, तो छिद्र इससे थोड़ा सा बड़ा होगा कि जो हमारा सीड है वो नीचे चला जाए और जो इससे बड़ा भाग है वो ऊपर से छटकर बाहर निकल जाए इधर से, ठीक है, और वह नीचे आ जाएगा। इससे जो छोटा भाग आएगा तो यहाँ बीज से छोटे छोटे छिद्र बनाए रहते हैं। बीज जितना बड़ा उससे छोटा छिद्र रहेगा कि बीज में जो छोटे छोटे कुछ अन्य टुकड़े आ गए हैं वो सब यहाँ से नीचे गिर जाएं और यहाँ पर हमारा शुद्ध बीज मिल जाता है, जिससे हमें क्या करने संसाधित करने में आसानी होती है। फिर यहाँ से इस बीज को निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की मशीन होती है पहली मशीन, स्कैल्पर मशीन, ठीक है। दूसरा देखते हैं रेशा हटाने की मशीन। रेशा हटाने की मशीन, गहाई के बाद भी कुछ बीजों के चारों ओर सूख अनगए गुच्छे व फलियां रह जाती हैं। रेशा हटाने की मशीन में बीज आपस में और कुटाई भुजाओं से रगड़कर खाकर अलग हो जाते हैं। कुछ घासों के बीजों व जौ, जई, गाजर, मूली आदि के गुच्छों की गहाई करने व साफ करने के लिए भी यह मशीन अधिक कारगर सिद्ध होती है। इस प्रकार यह मशीन गहाई मशीन की पूरक है और इससे बीजों में चमक भी आ जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गहाई के बाद कुछ बीजों के चारों ओर सूख कुटाई भुजाओं से रगड़ खाकर अलग हो जाते हैं। कुछ घासों के बीजों व जौ, जई, गाजर, मूली आदि के गुच्छों की गहाई करने व साफ करने के लिए भी यह मशीन अधिक कारगर सिद्ध होती है। कौन सी मशीन? रेशा हटाने वाली। आगे देखते हैं अगली मशीन कौन सी है, छिलका उतारने तथा खुरचने की मशीन, हलर एंड स्क्रैपिफायर। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंकुरण के लिए छिलका उतारना या कभी कभी बीज के छिलकों को खुरचना पड़ता है। बीज के ऊपरी तूस या भूसी हटाने की क्रिया को छिलका उतारना कहते हैं, ठीक है। कुछ बीजों जैसे चुकंदर, मूंगफली में बीजों के ऊपर का आवरण हटाना पड़ता है। कुछ बीजों जैसे आम की गुठली, धनिया, अरंडी आदि को छटाई से पहले या बाद में खुरचना पड़ता है, जिससे बीज की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और अंकुरण शीघ्र होता है। परंतु कुछ प्रकार के बीजों की सफाई, छटाई तथा भंडारण के बाद तथा बोने से पूर्व यह क्रिया की जाती है। तो पहले खुरच कर रखने से उनमें भंडारण की हानियाँ हो सकती है व उनकी जीवन क्षमता घट सकती है। इसलिए यह मशीन छिलका उतारने तथा बीजों को खुरचने का कार्य एक साथ या अलग अलग कर सकती है। लेकिन बीज खुरचने का कार्य कई अन्य विधियों से भी किया जाता है, जैसे कपास के बीजों को अम्ल के घोल में डालकर अथवा ताप उपचार से भी यह कार्य किया जाता है। खुरचने की क्रिया के बाद बीज की सफाई के लिए वायु शोधन एयर क्लीनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, ठीक है। अगला है मक्का के दाने निकालने की मशीन, कॉर्न सेलर। तो इस मशीन का प्रयोग भुट्टो में से दाने अलग करने के लिए किया जाता है। यह हस्तचालित या शक्ति चालित दोनों प्रकार की हो सकती है। एक छोटी हस्तचालित मशीन में एक क्रैंक, प्रवेशधानी, एक पहिया तथा दांतेदार पट्टिकाएं होती हैं जो भुट्टे से बीज अलग करती हैं। बीज नीचे लगे छिद्रित अवतल पृष्ठ में से जाकर नीचे गिर जाता है तथा गुल्लियां ऊपर रोक ली जाती हैं तथा बाहर निकल जाती हैं। सभी प्रकार की मशीनों की प्रयोग से पूर्व सफाई आवश्यक है, जिसमें यांत्रिक मिश्रण न हो सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बीज की सुखाई होती है, ड्राइंग ऑफ सीड। और ड्राइंग ऑफ सीड को भी आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 मेथड उसको मैं आप लोग बताऊंगा अगले वीडियो में। तो बीज के संसाधन, भंडारण एवं परिवहन के दौरान बदलने वाली अवस्थाओं के लिए
एक भिन्न आर्द्रता अंश की आवश्यकता होती है। साथ ही बीज की जीवन क्षमता व अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए भी एक निश्चित आर्द्रता मात्रा की आवश्यकता होती है। जल की मात्रा उपयुक्त सीमा से घटने या बढ़ने पर बीज को कई तरह की हानियां होने लगती हैं और अंकुरण क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस पर कई प्रकार के रोगों व कीड़ों का आक्रमण बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त भंडारण के दौरान अधिक नमी के कारण बीज में श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और सड़ने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बीज की अंकुरण क्षमता का ह्रास हो जाता है और बुआई के योग्य नहीं रहता। उदाहरण दिया गया, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं के बीज में यदि नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 17% से अधिक नमी होने पर भंडारण में बीज जल्दी खराब हो जाता है तथा 20% से अधिक नमी होने पर वह बोने योग्य नहीं रहता। बीज संसाधन के समय भी नमी अधिक होने पर उसमें यांत्रिक क्षति अधिक होती है। बीज में नमी की मात्रा निर्धारित स्तर से 1% घटाकर नियंत्रित भंडारण करने से उसका आयुकाल 2 गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का बीज है, मान लीजिए इसे में 5% नमी पर भंडारित करना है, यदि हम इसकी 4% कर देंगे तो इसका आयुकाल 2 गुना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बीज में नमी की मात्रा अधिक होने पर उसको उठाने, रखने तथा भंडारण में बहुत अधिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। बीज में नमी कितनी रखनी है यह भंडारण के तरीके पर निर्भर करता है। खुले भंडारण में 1 वर्ष तक भंडारित करने के लिए नमी की मात्रा कम से कम 11 से 13% और अधिक समय के लिए 8 से 10% व वायुरोधी भंडारण में 9% या नीचे रखी जाती है। विभिन्न फसलों के लिए भी सुरक्षा आर्द्रता मात्रा निर्भर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बीज का संसाधन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।